हाय एवरीवन, प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ 6 नवंबर से ओपन हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। इस कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशन, आईपीओ डिटेल और जीएमपी को देखेंगे। अगर आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में और ये एक ई गवर्नेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो कि दोस्तों 2 दशक से भी ज्यादा समय से सिटीजन सेंट्रिक एंड पॉपुलेशन स्केल ई गवर्नेंस के बिजनेस में लगी हुई है और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में भी मेजर रोल प्ले कर रही है। इस कंपनी को दोस्तों पहले एनएसडीएल के नाम से जाना जाता था, एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये दोस्तों पहले इस कंपनी का नाम था, लेकिन कंपनी का अब नाम चेंज हो चुका है। अब इस कंपनी का नाम प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हो चुका है, जो कि दोस्तों एक डिपोजिटरी कंपनी भी है। एनएसडीएल एक डिपोजिटरी है, जिस प्रकार सीडीएसएल एक डिपोजिटरी है, उसी तरह से एनएसडीएल भी डिपोजिटरी है जो कि हमारे स्टॉक्स को डिपोजिट रखती है। जब भी हम स्टॉक बाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए हमारे स्टॉक उसी डिपोजिटरी के पास डिपोजिट रहते हैं। अगर हमारा ब्रोकर सीडीएसएल के साथ अगर लिंक है तो वो सीडीएसएल में हमारे डिपॉजिट होंगे। अगर हमारा ब्रोकर एनएसडीएल के साथ लिंक है तो हमारे जो भी स्टॉक है वो एनएसडीएल पर डिपॉजिट होंगे। ये दोनों ही दोस्तों पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, जो कि दोस्तों सरकार के अंडर में आती है। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो मेन प्रमोटर है वो आईडीबीआई बैंक है, जो कि सरकार के अंडर में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी एक ई गवर्नेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कि दोस्तों मेनली नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट पर फोकस करती है। आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच ओपन रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा 13 नवंबर को, रिफंड आएगा 15 नवंबर को, डीमेट में शेयर आएंगे 16 नवंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 17 नवंबर को। और इस आईपीओ में यूपीआई मैंडेट के लिए जो कट ऑफ टाइम है वो 5 PM है, यानी 8 नवंबर को 5 PM तक आप इस आईपीओ का पेमेंट कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट है, जिसमें आपको 18 शेयर मिलेंगे। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एचएनआई के लिए मिनिमम 15 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और बिग एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरी में अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इन लॉट साइज को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। आईपीओ का प्राइस पॉइंट 752 रुपए से 792 रुपए पर शेयर है और इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 490.33 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा ओपर फॉर सेल है, जो कि डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, यानी पूरा का पूरा यहाँ पर प्रमोटर्स को जाएगा। यहाँ पर कंपनी को बिल्कुल भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी अपनी नीड के हिसाब से इस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोस्तों ये पूरा शेयर होल्डर्स को जाएगा, मेन इनके प्रमोटर्स को जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ओपर फॉर सेल है, इस बात को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और इस आईपीओ में 75 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉई है उनके लिए यहाँ पर डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। तो अगर आप इस कंपनी के एम्प्लॉई है तो आप एम्प्लॉई सेक्शन से भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और 75 रुपए का डिस्काउंट आप इस आईपीओ में ले सकते हैं। और इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी और इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा है और एचएनआई के लिए यहाँ पर 15% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रिटेल के लिए अच्छा कोटा देखने को मिल रहा है। अगर आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाते हैं तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मेनली रिटेल कैटेगरी पर फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आपको रिटेल से लगानी है, तो आपके अलॉटमेंट के चांस ज़्यादा हो। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की टोटल एसेट्स फाइनेंशियल ईयर 2021 में 862.4 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 1104.1 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एसेट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू 652 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 783.8 करोड़ रुपए के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में 92 करोड़ के आसपास था, जो कि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 107.04 करोड़ रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अच्छी ग्रोथ प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है
और यहाँ पर हमें टोटल एसेट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की टोटल नेटवर्थ 856.9 करोड़ रुपए है और इस कंपनी पर डेट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री ये कंपनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इसमें जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है जो कि यहाँ पर लिस्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर हमें सारे सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, स्पेशली दोस्तों हमें रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.9 है, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम 30 कह सकते हैं। आरओई 12.5% के आसपास है, आरओसी 16% के आसपास है और इस कंपनी का ईपीएस 26.48 रुपीज पर शेयर है और इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.5% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की वैल्यू 15% से कम है, जो कि दोस्तों अच्छी बात नहीं है। अगर कोई ग्रोइंग कंपनी है, अगर अच्छी ग्रोथ हमें देखनी है कंपनी की, तो उसमें रिटर्न ऑन नेटवर्थ और आरओई की वैल्यू कम से कम 15% होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हमें 12.5% के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे थे, तो आने वाले दिनों में दोस्तों हमें ये ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो कि दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। आरओसी की वैल्यू 15% से ऊपर है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है और इस कंपनी की कोई भी पीयर लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका पीयर कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, वरना दोस्तों हमें यहाँ पर वैल्यूएशन का एग्जैक्टली पता लग जाता है कि यहाँ पर कंपनी जिस वैल्यूएशन पर आ रही है वो सस्ता है या महंगा वैल्यूएशन। कहीं कंपनी ने अपना वैल्यूएशन हाई तो नहीं रखा है, लेकिन दोस्तों इसकी पीयर लिस्टेड कोई भी कंपनी नहीं है। सीडीएसएल एक कंपनी है जो कि दोस्तों इसी तरह की कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसका काम थोड़ा सा उससे अलग है, इसलिए यहाँ पर इसकी वो मेन पीयर कॉम्पिटिटर कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों पीयर कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पीयर लिस्टेड कंपनी नहीं है। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर इस आईपीओ में हम कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 130 रुपये है, जो कि दोस्तों रफली 16% के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीओ की डिमांड ग्रे मार्केट में उतनी ज्यादा नहीं है, 20% से कम डिमांड है। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीओ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक काफी अच्छी कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है और दोस्तों इस कंपनी का काम भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी कंपनी है और पिछले दिनों में हमने देखा है कि जो भी टेक्नोलॉजी कंपनियां लिस्ट हुई है उन्होंने एक अच्छा रिटर्न लिस्टिंग डे पर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों में इसकी डिमांड बढ़ भी सकती है। और यहाँ पर दोस्तों अगर इसकी डिमांड ग्रे मार्केट में 20 से 25% से ऊपर जाती है तो यहाँ पर हम 15 से 20% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ग्रे मार्केट हमेशा टेम्परेरी होता है, उसमें दोस्तों हमें कमी या वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। तो हमें यहाँ पर केवल और केवल ग्रे मार्केट के बेस पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, हमें कंपनी को पूरी तरह से एनालाइज करना है और उसके बाद ही दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।